हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। देखिए, जैसे कि आजकल चर्चाओं में एक टॉपिक है काफी ज्यादा पूरी दुनिया में, रसिया यूक्रेन वॉर। इसी बीच इस वॉर के बीच चलते चलते एटम बम एक तरीके से न्यूज में आ गया। सारी वर्ल्ड की मीडिया इसको कवर कर रही है। सारे देश ये बोल रहे हैं क्या पुतिन अब न्यूक्लियर बम या एटम बम का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो एटम बम एकदम एकदम से चर्चाओं में आ गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम बम के बारे में, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे अस्तित्व में आया और इसकी वर्किंग क्या है, मतलब किस तरीके से काम करता है। इसके लास्ट के हिस्से में हम लोग आज के इस वीडियो में जानने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनहट्टन की तरफ, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, प्रोजेक्ट मैनहट्टन अमेरिका का प्रोजेक्ट था जहां से एटम बम बनाने की एक तरीके से शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं कि ऐसा हुआ क्यों था। चलते हैं हम सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन जहां पे पूरी दुनिया दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। पहला था सेंट्रल पावर्स, दूसरा था द अलाइड नेशंस। द सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर था, आपको पता होगा, जर्मन अंपायर और ऑटोमन अंपायर था। और यहाँ पे कौन कौन थे? फ्रांस, रसिया और ग्रेट ब्रिटेन, साथ में यूएस भी था। जी हाँ, यूएस और रसिया यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक साथ थे। जर्मनी चाहता था कि वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत जाए किसी भी तरीके से, लेकिन हुआ ठीक इसके मर्जी के खिलाफ। जर्मनी इस वॉर को नहीं जीत पाया, बल्कि जर्मनी इस वॉर को हार गया था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जर्मनी जब इस वॉर को हारा तो पूरी दुनिया ने इनको बोला कि आप लोग इस जितनी भी क्षति इसमें हुई है उसका आपको हर जाना भरना पड़ेगा, रिपरकशन ऑफ वॉर आपको देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जर्मनी को करना पड़ा। जर्मनी इस वर्ल्ड वॉर में काफी कुछ खो चुका था, अपने अंदर ही अंदर काफी उसको आर्थिक नुकसान हो चुका था। उसके बावजूद भी इसको पूरे के पूरे क्षति की पूर्ति करने के लिए बोला गया। वर्साई की संधि आपको इसके लिए याद होगी। उसके बाद क्या किया गया? अमेरिका ने क्या किया? यहाँ पे यूएस की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका ने जर्मनी को लोन देने का सोचा। अमेरिका ने बोला कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, और काफी हद तक यहाँ पे अमेरिका जर्मनी को लोन दे भी रहा था कि वो लोग रिपरकशन ऑफ वॉर को पे कर सकें। लेकिन आता है 1929 का टाइम। 1929 का टाइम था जब अमेरिका में क्या आ गया था? ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से अमेरिका ने इसको लोन देना बंद कर दिया। लोन देना बंद किया, जर्मनी की एक और टांग टूट गई। जर्मनी को लगा कि अब अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमें लोन नहीं दे रहा है, तो अब हम लोग किस तरीके से इसका लोन मतलब पूरी दुनिया में क्षतिपूर्ति करेंगे। तो जर्मनी काफी हद तक नाराज हुआ किससे? अमेरिका से। यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन जब ये पूरी घटना हुई, ये पूरी स्थिति को देख रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था हाइजेनबर्ग। आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे होंगे, ये थे हाइजेनबर्ग। इस व्यक्ति का उदय होता है इसी टाइम पे जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। यहाँ से उदय होता है किसका? हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, आपने फिजिक्स में भौतिकी में पढ़ा होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। काफी तेज थे पढ़ने में। क्वांटम फिजिक्स में इन्होंने काफी कुछ स्टडी किया है। ये इतना तेज थे, इनको 1933 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ये कहाँ थे? जर्मनी में हुआ करते थे। जर्मनी की हालत देख करके, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पैट्रियट हुआ करते थे, देशभक्त थे, तो जर्मनी की हालत इनसे देखी नहीं जा रही थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद इन्होंने ये बोला, जर्मनी में ये बोल दिया कि अगर हम लोग एटम के न्यूक्लियस में जाएं और वहां पे हम लोग उसको स्प्लिट करें तो उससे हम लोग एक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, और उस एनर्जी के जनरेशन के बाद हम लोग उसको एक एक्सप्लोजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा किया जा सकता है। तो इस आइडिया को जनरेट किसने किया? हाइजेनबर्ग ने जनरेट किया, और 1933 में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। 1933 जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो वहीं दूसरी ओर हिटलर का उदय हो जाता है जर्मनी में। हिटलर वहां पे जर्मनी में थे, आपको पता ही होगा। तो दोनों क्या थे? कोइंसिडेंस था कि यहाँ पे हिटलर का भी उदय हो गया, वहां 1933 में उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। वही अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में उस टाइम पे कौन हुआ करते थे? ओपनहाइमर हुआ करते। इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, वहां के साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब लोग पहुंच गए 1933 तक। 1939 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर टू से ठीक पहले की बात मैं कर रहा हूं। वहां पे यूएस में एक कॉन्फ्रेंस की गई जहां पे ओपनहाइमर भी आए हुए थे और जहां पे आपके हाइजेनबर्ग भी आए थे, सारे लोग मिले थे। लेकिन वहां पे इनको नहीं पता था भविष्य में ये लोग अपने अपने देश के लिए काम करते करते एक दूसरे के खिलाफ हो जाने वाले हैं। 1939 की ये बात मैं कर रहा हूँ। 1939 के बाद 1941 आता है। 1941 में क्या हुआ? 1941 में एकदम से पर्ल हार्बर पे अटैक हो गया। पर्ल हार्बर जो कि यूएसए का था, वहां पे अटैक हो गया जापान के द्वारा। तो देखिए धीरे धीरे और उस वर्ल्ड वॉर टू अब शुरू हो चुका था, ठीक है। 1941 की मैं बात कर रहा हूं, जब यहाँ पे अटैक हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे क्या हुआ? धीरे धीरे जर्मनी पूरे यूरोप को अपना बनाता चला जा रहा था। देखिए ये हिस्सा है, जर्मनी पूरे यूरोप को अपना बनाता चला जा रहा था। और जो आइडिया कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग ने दिया था, उस आइडिया पे काम करते करते वो लोग रिसोर्सेज को ढूंढ रहे थे, और रिसोर्सेज को ढूंढते ढूंढते वो लोग पूरे यूरोप में चलते चले गए। यहाँ पे खासकर यूरेनियम उसके लिए चाहिए होता है आपको, एटम बम के लिए। यूरेनियम के भंडार आपको बेल्जियम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से बेल्जियम से जर्मनी क्या करने लगा? यूरेनियम का यूज करने लगा था। यूरेनियम का यूज करने लगा था कौन? जर्मनी। और ये एक कदम आगे चल रहा था किससे? अमेरिका से। अमेरिका को इस समय तक कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे एटम बम बनाने की तैयारी चल रही है।
तो यहाँ पे यूरोप को जीतता चला जा रहा था कौन, आपका जर्मनी। और अमेरिका के लिए ये एक ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कौन जीत रहा था, जर्मनी इसको जीतता चला जा रहा था। ऊपर से अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया किसने, जापान ने। ये भी उसके लिए एक सिरदर्द हो गया। जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो कहीं ना कहीं उसने उसके जो शहर के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा पे भविष्य में एटम बम गिराए गए थे, कहीं ना कहीं उसके बीज उसने यही बोले थे जापान ने अपने लिए। तो ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा नहीं देखा गया कि यहाँ पे अटैक, वहां जर्मनी पूरे उसको जीतता चला जा रहा है, तो ये सब कुछ नहीं देखा गया। तो वहां पे एक व्यक्ति का उदय हुआ, उनका नाम क्या था जानते होंगे आप, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ समय पे चल रहा है, उसके साथ साथ एक खबर आपको मैं देता हूं कि जर्मनी इस समय पे एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जर्मनी वर्ल्ड वॉर जीत सकता है और पूरी दुनिया में सबसे पहले आ सकता है। तो हमें एटम बम बनाना चाहिए, तो हम जर्मनी से पहले एटम बम बनाएंगे। ये खबर किसने दे दी, आइंस्टाइन ने दे दी रूजवेल्ट को। तो जब रूजवेल्ट को ये सब चीजें मालूम चली तो रूजवेल्ट ने कहा ठीक है, क्योंकि इनके सिर में हो गया दर्द, क्योंकि वो जर्मनी को आगे नहीं देख सकते थे, कहा ठीक है चलो हम लोग काम करते हैं एटम बम पे। इन्होंने सहमति दे दी। तो अब काम किया गया किस पे, एटम बम पे। और एटम बम पे काम करने के लिए साइट चुनी गई, इसको बोला गया न्यू एलामस, जो कि न्यू मैक्सिको में है। जो आपको ये जगह दिख रही है ये है न्यू एलामस, ठीक है। न्यू एलामस न्यू मैक्सिको में था, मतलब है। और वहां पे इस जगह को चुना गया, पूरी तरीके से शांत था, यहाँ पे कोई नहीं आता जाता था। तो जो ये आपके साइट दिख रही है यहीं पे किया गया था इनके द्वारा एटम बम का परीक्षण या फिर एटम बम प्रोजेक्ट की तैयारी की गई थी। यहाँ पे इस साइट को बोला गया ट्रिनिटी, या फिर इस प्रोजेक्ट को बोला गया प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। प्रोजेक्ट ट्रिनिटी इस न्यूक्लियर टेस्ट की साइट थी, और जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा था उसका नाम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जिसको लीड कर रहे थे कौन, अभी आपको दिखाई देंगे साइंटिस्ट, अगले स्लाइड पे होंगे। उसको लीड कौन कर रहे थे, आपके ओपेनहाइमर, जो आपको दिखाई दे ओपेनहाइमर, वो लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आपको दिखा देंगे ओपेनहाइमर, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे कौन, ओपेनहाइमर। इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका ने जो एटम बम बनाया था उसके जो फादर थे कौन, ओपेनहाइमर, इन्होंने ही उसको बनाया था, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू हो चुका था जून 1942 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनहट्टन वहां पे शुरू हो चुका था। और अगर हम लोग आगे बढ़े इसमें तो अगस्त में, यानी कि जुलाई 1945 का वो टाइम था जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम या एटम बम बना दिया था। जर्मनी इस आइडिया को पहले दे चुका था लेकिन उसको बना नहीं पाया। क्यों, क्योंकि उनके साइंटिस्ट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। उनके पास इतने स्मार्ट साइंटिस्ट थे, स्मार्ट, लेकिन उतना अच्छे से कोऑर्डिनेशन अपने स्टाफ के साथ नहीं कर पाते थे। रिसोर्सेज बहुत सारे थे, यूरेनियम उनके पास था, लेकिन उसको यूटिलाइज करना वो नहीं जान रहे थे। लेकिन यही अगर अमेरिका की बात करें, उसने डेडिकेशन के साथ काम किया, वहां के साइंटिस्ट ने अपने स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया और इनसे जल्दी यूरेनियम का नहीं बल्कि प्लूटोनियम का एटम बम बना के खड़ा कर दिया दुनिया के सामने। भले ही इसके बारे में किसी को नहीं पता था, अमेरिका में जो साइंटिस्ट इसको बना रहे थे, जो स्टाफ इसमें काम कर रहा था, उसको भी नहीं मालूम था कि हम लोग एटम बम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 6 जुलाई में क्या कर दिया था, अपना 16 जुलाई की बात है, एटम बम बना के तैयार कर दिया था। अब इनको एक चीज याद थी कि जापान ने क्या किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। ये था पर्ल हार्बर जहां पे अटैक कर दिया गया था जापान के द्वारा 1941 में। तो अब जापान अभी भी अपने हमलों से नहीं रुक रहा था, अभी भी अमेरिका के खिलाफ लगातार हमले कर रहा था, कूटनीति चल रहा था। अमेरिका ने इनको बोला, वार्निंग दी कि आप लोग सहम जाइए, ठहर जाइए, हम लोग आप पे अटैक करेंगे। जापान नहीं माना। सेकंड वार्निंग दी गई कि आप लोग रुक जाइए, हम लोग आप पे अटैक करेंगे। जापान नहीं माना। यूएस ने बोला कि हम लोग आप पे मिसाइल्स दागेंगे, बॉम्ब गिराएंगे, गोलीबारी करेंगे, आप लोग सहम जाइए। जापान ने इसको हल्के में लिया, उनका मिसाइल ही तो दागेंगे, बॉम्ब ही तो गिराएंगे, और कर भी क्या सकते हैं, हल्के में लिया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि इन्होंने एटम बम का टेस्ट कर लिया है। तो तब दिन आता है कौन सा, 6 अगस्त 1945, ठीक इसके एक महीने बाद का दिन आता है 6 अगस्त 1945। यह है 6 अगस्त 1945, ये दिन आता है। इस दिन अमेरिका क्या करता है, चुपके से जाता है अपने विमान में और करता है अपने एक एटम बम को गिरा देता है हिरोशिमा पे, ठीक है। उस जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां पे अपने एक बम को गिरा देता है। वो बम कौन सा था, ये वाला था। इस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका हिरोशिमा पे गिरा देता है कौन सा, लिटिल बॉय नाम का अपना एटम बम, पहला। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा देता है कौन सा, फैटमैन। पहले गिराता है लिटिल बॉय, फिर गिराता है फैटमैन। 3 दिन के अंतराल में गिरा देता है, किस पे, जापान के नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे। अब जैसे ये बॉम्ब यहाँ पे गिराए जाते हैं तो इसका बहुत भयंकर परिणाम पूरी दुनिया को देखने को मिलते हैं। अमेरिका को खुद नहीं मालूम था कि इसके परिणाम इतने खतरनाक हो सकते हैं। लाखों लोग मारे गए, रेडिएशन पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे लोग अगले कुछ सालों तक अपंग अपाहिज पैदा होते चले गए। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया को मालूम था कि
एटम बम कितना खतरनाक हो सकता है कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके द्वारा जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करना जरूरी है या फिर इनको एलिमिनेट करना जरूरी है, वरना इससे दुनिया में कहीं ना कहीं अशांति पैदा हो जाएगी। इस अटैक के बाद सबको मालूम चला इस बारे में। तो जब इसके ऊपर काम किया गया तो यूएनजीए में 1946 में एक रेजोल्यूशन लाया गया। उस रेजोल्यूशन में यही बात की गई कि इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए या फिर कैसे इन सबको कंट्रोल किया जाए, ये बात की गई यूएनजीए के 1946 के रेजोल्यूशन में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वहां पे बैठाया गया या बनाया गया ताकि इसको एलिमिनेट किया जा सके, इस चीज पे पीस कायम की जा सके। तो 1952 आता है, उसके कुछ 4-5 साल बाद 1952 आता है। 1952 में क्या करते हैं, यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया जाता है। 1963 होता है जहां पे मॉस्को एग्रीमेंट किया जाता है। कि क्यों, इसके पहले थोड़ा देख लेते हैं। जब वहां पे अमेरिका ने अपना एटम बम बना दिया तो अब ये चीजें सब जगह फैल गई, एटम बम बन चुका है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके कुछ साल बाद 1949 में यूएसएसआर ने भी एटम बम बना दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने भी बना दिया 1952 में, 1960 में फ्रांस ने भी बना दिया और चाइना ने भी बना दिया 1964 में। ठीक है, तो 1963 का टाइम आता है जब मॉस्को एग्रीमेंट होता है। मॉस्को एग्रीमेंट किस किस के बीच, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच होता है मॉस्को एग्रीमेंट, जिसमें बात की जाती है कि ये लोग विच बैंड टेस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। इसमें बात की जाती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एनर्जी का टेस्ट कभी भी एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में या फिर अंडर वाटर नहीं किया जाएगा। ये बात कहां होती है, मॉस्को एग्रीमेंट के अंदर ये बात की जाती है। लेकिन इसके बाद इसको कहां किया गया, अंडर लैंड, यानी जमीन के अंदर किया गया हमेशा, किसको, इस न्यूक्लियर एनर्जी के टेस्ट को। ठीक है, इंडिया ने भी ऐसे ही किया था। 1968 में यूएस एंड यूएसएसआर ने एक ट्रीटी साइन करी, एक एग्रीमेंट बनाया, नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट। इसमें बात ये की जाती है कि हम लोग जब भी यूज करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का तो उसको डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के लिए यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने देश के हितों के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम इसका काम करेंगे, यानी कि जिससे देश का फायदा होता है, दुनिया का फायदा होता है, उस चीज में हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग इसका यूज कभी परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे। इस ट्रीटी में ऐसी बात की जाती है। ये ट्रीटी इफेक्ट में कब आती है, 1970 में आती है। परमानेंट तरीके से कब आती है, 1995 में आती है परमानेंट तरीके से ये ट्रीटी इफेक्ट में। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और क्यूबा, ये ऐसे देश थे जिन्होंने इसको रेटिफाई किया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग एटम बम बना चुके हो, उसके बाद ये ट्रीटी साइन करो, और ये चाहते हो कि कोई और देश इसमें अब एटम बम ना बनाए, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज ना करे। ऐसा नहीं हो सकता है, केवल आप लोग दुनिया में पावरफुल नहीं है, हम लोग भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इस ट्रीटी में साइन नहीं किया। इन्होंने बोला कि हम ट्रीटी में साइन नहीं करेंगे, हम बनाएंगे। और इन लोगों ने अपना टेस्ट कर भी लिया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और क्यूबा ने अपना टेस्ट कर भी लिया था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहां तक की। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए मॉस्को एग्रीमेंट की एक तस्वीर है, जहां पे मॉस्को में जो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था वो सब कुछ चल रहा था। तो ये सब कुछ था एटम बम की एक ब्रीफ हिस्ट्री कि वो कैसे अस्तित्व में आया। जर्मनी ने आइडिया बेशक दिया, लेकिन इस आइडिया को पूरा किसने कर दिया, अमेरिका ने। कैसे, अपने जो साइंटिस्ट थे उनकी लगन से, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था, उसकी वजह से उन लोगों ने पहले ही बना दिया क्या, एटम बम जर्मनी से पहले बना दिया। जर्मनी देखता रह गया, यूएस बना के आ गया, और यूएस ने बनाया ही नहीं बल्कि उसको यूज भी कर दिया। एक चीज और, जब से एटम बम इस दुनिया में अस्तित्व में आए हैं तब से केवल एक बार इनका यूज किया गया है, वो है जापान, हिरोशिमा और नागासाकी पे इसका यूज किया गया है। तो इस तरीके से ये अस्तित्व में आए थे। और 16 जुलाई को पहला एटम बम का परीक्षण किया था किसने, 1945 में अमेरिका ने। ठीक है, और जो हिरोशिमा भी गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, तो वहां गिराया था नागासाकी पे, उसका नाम क्या था, फैटमैन हुआ करता था। अब हम वीडियो के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, हाउ एन एटम बम वर्क्स, कि एक एटम बम काम कैसे करता है। आई होप आपको वो हिस्सा समझ में आया होगा जहां पे मैंने बताया कि अस्तित्व में कैसे आया, कौन सा देश पहले लेके आया। अब हम बात करते हैं कि एटम बम काम कैसे करता है। देखिए, एटम बम जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपका लिटिल बॉय वाला एटम बम, और ये आपको जहां पे दिख रहा है, ये है फैटमैन। लिटिल बॉय, ये है फैटमैन। अब मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, यहाँ पे यूरेनियम, अभी आपको बताऊं, यूरेनियम से ही इसको एक बारूद चाहिए होता है बॉम्ब फोड़ने के लिए, आपको पता होगा। तो यहाँ पे बारूद का काम कौन करता है, यूरेनियम काम करता है। ठीक है, यूरेनियम यहाँ पे भी होता है, ये लिटिल बॉय की बात मैं कर रहा हूँ, और यूरेनियम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्पार्क किया जाता है, स्पार्क करके जैसे यहाँ से बाहर, मतलब इस पे टक्कर मारता है, इस यूरेनियम पे टक्कर मारता है, ये वाला यूरेनियम यहाँ पे टक्कर मारता है, और यहाँ से क्या होता है, इनके बीच में टक्कर होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, अन्य दो तत्व बनते हैं, उसमें फिर उसके न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, फिर वहां पे और एनर्जी का मतलब वहां पे जनरेशन होता है, फिर उसमें और ज्यादा तत्व बनते हैं, फिर और ज्यादा जनरेशन होता है, फिर उसमें और न्यूट्रॉन्स टकराते हैं। इस तरीके से चलती चली जाती है चेन। तो चेन अभी आपको आगे बताऊंगा, और एनर्जी एक अनकंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ती चली जाती है, और पॉल्यूशन वहां पे हो जाता है। तो ये है कौन सा, लिटिल बॉय वाला। यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा, फैटमैन। इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से दो यूरेनियम के टुकड़े नहीं है, बल्कि एक ही है जो कि बीच में है।
यहाँ चारों तरफ से इसमें फोर्स लगता है, इस तरीके से फोर्स आता है, और जो बीच में यूरेनियम है इसे बिल्कुल इतना कंप्रेस करते हैं कि इससे एनर्जी निकलनी शुरू होती है और अनकंट्रोल्ड वे में एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से लिटिल बॉय और फैटमैन काम करते हैं। लेकिन एटम बम किस थ्योरी पे, किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। पहले बात इसके लिए चाहिए होता है यूरेनियम। यूरेनियम 238 की अगर हम बात करें तो ये हमें इजीली वैसे मिल जाता है 238, लेकिन अगर हमें चाहिए परमाणु बम बनाना है उसके लिए हमें चाहिए होता है यूरेनियम 235। ये हमें पृथ्वी में या प्रकृति में एकदम से नहीं मिलता, इसको एनरिच करना पड़ता है। इसमें जब हम U38 निकालते हैं तो उसमें ही 0.7% हिस्सा किसका होता है, यूरेनियम 235 का होता है। लेकिन इतने हिस्से से आप लोग एटम बम में उसको एक बारूद के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हमने और ज्यादा एनरिच करना पड़ता है, 70% तक इसको एनरिच करना पड़ जाता है। तो हमको इजीली क्या मिल जाता है, 238 मिल जाता है, लेकिन ये एक बारूद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसको किया जाता है, यूरेनियम 235 को, और ये हमें इजीली मिलता नहीं है। तो इसको एनरिच करने के लिए ही क्या किया जाता है, सबके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसको ही एनरिच करना क्या होता है, टफ होता है बहुत ज्यादा। तो ये होता है एक जो बारूद के तौर पे इसमें काम करता है, यूरेनियम 235। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने यूरेनियम 235 हमने ले लिया है, यूरेनियम 235 ले लिया, वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, 235 इस पे क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन की बरसात की जाती है। न्यूट्रॉन से इस पे वॉर अटैक किया जाएगा, इस पे मारा जाएगा न्यूट्रॉन। जैसे हम इस पे न्यूट्रॉन मारेंगे इस तरीके से एटम पे या न्यूक्लियस पे, इस पे जैसे उसकी बमबारी करेंगे तो ये विस्फोट करेगा। ठीक है, इसको फिजन करेगा, विस्फोट करेगा, विस्फोट करते दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अन्य तत्वों में, अन्य टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और इसके अंदर से भी कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उनको मुक्त न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। तो जैसे वो न्यूट्रॉन्स कुछ बाहर निकलेंगे और दो अन्य में बढ़ेगा, तो वो न्यूट्रॉन्स अब इन दोनों पे हमला करेंगे। अब जैसे मान लो उसने इस पे हमला किया तो अगले दो में बढ़ जाएगा ये, और ये भी अपने अगले में बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं पे। जैसे अपने अगले में बढ़ेंगे तो और एनर्जी रिलीज होगी और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब जैसे वो निकलेंगे तो वो इन पे हमला करेंगे, अपने जो नए निकले उस पे हमला करेंगे। अब जैसे इस पे हमला करेंगे तो यहाँ से और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और नए यहाँ पे तत्व बनते चले जाएंगे। अब जैसे नया बनेगा तो ये न्यूट्रॉन्स अब इस पे हमला करेंगे, तो ये चेंज चलती चली जाती है, ऐसे नीचे वाली चेंज चलती चली जाएगी। अब ये अनकंट्रोल्ड वे में होता चला जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इसको अनकंट्रोल्ड वे में इसको बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी का जनरेशन हो जाएगा, और वो एनर्जी हमारे लिए क्या होगी, घातक सिद्ध होगी। और यही सिद्धांत काम करता है परमाणु बम में। और अगर इसी एनर्जी को हम लोग कंट्रोल कर दें, जो एक के बाद एक होते चले जा रहे, इसको अगर हम लोग कंट्रोल कर दें एक तरीके से, तो ये मानव की भलाई के लिए काम किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है, तो वहां पे इसको कंट्रोल वे में किया जाता है। लेकिन अगर अनकंट्रोल वे में किया जाए तो वो आपके डिस्ट्रक्टिव वेपन के तौर पर एक तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। तो ये सिद्धांत काम करता है परमाणु बम के लिए, कि एक के बाद एक तत्व बनते चले जाते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की वर्षा होती चली जाती है और एनर्जी रिलीज होती चली जाती है। तो इस तरीके से काम करता है। जैसे ही ये विस्फोट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी शॉक वेव्स यानी प्रघाती तरंग के रूप में निकलती है, ध्वनि तरंग के रूप में निकलती है और रेडिएशन के तौर पे निकलती है। जब ये सारी चीजें निकलती हैं तो जहां पे भी फूटेगा वहां पे एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन ही फैला देते हैं। पॉल्यूशन फैला करके वहां पे ऑक्सीजन को लोग खत्म, ये हवा को एक्चुअली वहां पे खत्म कर देते हैं। अब जैसे वहां पे हवा खत्म होती है तो आसपास की हवा उस जगह पे फिल करने के लिए आती है। अब जब आसपास की हवा बहुत तेजी से फिल करने के लिए आती है तो वो इतनी तेजी से आती है कि सामने जो बिल्डिंग्स होती है उनको कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है, या लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इतनी तेज इनकी मतलब साउंड होती है, शॉकिंग वेव्स होती है कि कोई इसको सह नहीं पाता है। ठीक है, यही चीज होती है किसमें, एटम बम में। एटम बम इसी थ्योरी पे काम करता है। तो अभी हुआ क्या है, तो यही चीज अभी पूरी दुनिया में एटम बम चल रहा है कि क्या रसिया या पुतिन एटम बम को गिराएंगे या नहीं गिराएंगे। और उन्हें गिरा दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा वही जो पहले जापान में हुआ था। लोग अपाहिज पैदा होंगे, लोग वहां पे पहली बात तो डेथ हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की अपाहिज पैदा होंगे। ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन पुतिन ने क्या बोला था अभी कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स एनडीएफ, इसको हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, इसको हम लोग अलर्ट पर रख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, एक पॉलिसी होती है न्यूक्लियर डेटरेंस की। ये पॉलिसी क्या होती है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें ये बोला जाता है कि हम लोग अपनी फोर्स को एक्टिव कर देंगे, हम लोग फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हमें ये शक है कि सामने वाला हम पे अटैक करने वाला है, और जैसे वो हम पे अटैक करेगा वैसे हम बटन दबाएंगे और अटैक कर देंगे। ये होती है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि हम लोग रेडी है, अगर आप लोग अटैक करते हो तो हम लोग आप पे अटैक कर देंगे, रिटेलिएट कर देंगे। ये होती है न्यूक्लियर डेटरेंस। फर्स्ट अटैक नहीं होता है, बल्कि आप लोग जैसे हमें संदेह भी अगर हुआ कि आप लोग करने वाले तो हम वैसे बटन दबा देंगे। तो ये होता है न्यूक्लियर डेटरेंस। तो उस फोर्स को एक्टिव कर दिया है किसने, रसिया ने। इसलिए ये बोला गया कि क्या अब पुतिन जल्द ही वहां पे एटम बम से हमला करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसलिए सवाल जल्दी वहां पे खड़ा हो गया। ये देखने वाली बात है इसमें आगे क्या डेवलपमेंट अब
होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि न्यूक्लियर बॉम्ब अस्तित्व में कैसे आया, और दूसरे पार्ट में हमने जाना कि ये किस तरीके से काम करता है। बहुत ज्यादा जटिल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एग्जाम में आपको काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इस सबसे ध्यान में देनी है। तो फिर आगे फिर आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा जिसमें आपको बताऊंगा क्या क्या डेवलपमेंट इस वॉर में भी हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, दोनों पहलू उसके समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।